Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया है स्टूडेंट। तो आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, वहाँ जाकर आप लोग बेल आइकन को टच करिए, जिससे क्या होगा, आप लोगों का चैनल सब्सक्राइब होगा और जो थंब का निशान बना होगा उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका क्लास जो है वो लाइक हो जाएगा। सब्सक्राइब करने से आप लोग को ये बेनिफिट रहेगा स्टूडेंट कि मेरी जितनी भी आगामी क्लासेस रहेंगी वो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को स्टडी करने में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट। और आपकी स्टडी भी कंटिन्यू रहेगी और आपको कोई भी एग्ज़ाम में भी दिक्कतें नहीं होगी। आप लोगों को चैप्टर वाइज वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है और उसी से संबंधित प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को वहाँ पे सॉल्व करा दिया गया है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि आप लोग चैनल से जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में को करिकुलर से संबंधित किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। स्टूडेंट, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर का मतलब फर्स्ट एड एंड हेल्थ पेपर चालू की हूँ और बीए सेकेंड ईयर यानी फोर्थ सेमेस्टर का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पेपर स्टार्ट की हूँ स्टूडेंट। जैसे जैसे आप लोग आगे क्लास में जाएंगे उसी तरह से मैं पेपर आप लोगों का स्टार्ट करती जाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़िए। चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें इससे संबंधित आप लोगों का प्रेजेंट टाइम में मैं चैप्टर 12 स्टार्ट की हूँ जो कि आपका है फर्स्ट एड रिलेटेड विथ स्किन एंड बर्न्स, जिसका आप लोगों को 3 लेक्चर हो गया स्टूडेंट। आज आप लोगों का 4th लेक्चर है और आगे नेक्स्ट क्लास आप लोगों का इसी चैप्टर से संबंधित प्रैक्टिस सेट रहेगा यानी MCQ रहेगा स्टूडेंट। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। जैसे इसके पूर्व की क्लास में मैं आप लोगों को स्टडी करा चुकी हूँ कि जैसे ये त्वचा क्या है, ठीक है, त्वचा के कितने लेयर होते हैं, फर्स्ट बर्न क्या होता है, सेकेंड बर्न क्या होता है, फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है, सेकेंड डिग्री बर्न क्या होता है, थर्ड डिग्री बर्न क्या होता है, फोर्थ डिग्री बर्न क्या होता है, ये सब आप लोग को इसके पूर्व क्लासेस में मैं आप लोगों को स्टडी करा चुकी हूँ। और मैं आज कंटिन्यू करने जा रही हूँ स्टूडेंट सनबर्न। सनबर्न क्या होता है, यानी जो अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमारी त्वचा स्किन जो जल जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सनबर्न बोलते हैं। जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं वो हमारी त्वचा को लिए भी हार्मफुल होती हैं और हमारे आँखों को भी वो प्रभावित करती हैं स्टूडेंट। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं सनबर्न। तो देखिए स्टूडेंट, त्वचा पर सूर्य की किरणों या धूप से जलने या नुकसान होने को हम क्या बोलते हैं, सन बर्न कहा जाता है स्टूडेंट। यानी त्वचा पर सूरज की किरणें या तेज धूप से जलने या नुकसान होने को ही हम क्या बोलते हैं या किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, उसे हम सनबर्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धूप में सीधे संपर्क में आने से त्वचा पर बुरा प्रभाव, त्वचा और आँखों पर स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर क्या जोड़ लीजिएगा, त्वचा और आँखों पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट, ठीक है। धूप के सीधे संपर्क में आने से हमें हमारी बॉडी के किस अंग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि धूप के सीधे संपर्क में आने पर हमारी त्वचा और आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूवी रेज के संपर्क में आने के कारण होता है। यानी सनबर्न जो है किस कारण से होता है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, यूवी रेज के संपर्क में आने के कारण
कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूवी किरणों का त्वचा के गहरी परत में प्रवेश करने के कारण कोशिकाओं को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है, यानी यूवी रेज जो होती हैं वो हमारी त्वचा के अंदर जब प्रवेश कर जाती हैं तो त्वचा पर क्या असर पड़ता है, तो ये हम बताएंगे कि हमारी कोशिकाएं जो होती हैं वो उनको बहुत क्षति पहुंचती है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जिससे त्वचा का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, जब यूवी रेज आपकी गहरी परत पर पहुँच माने त्वचा की गहरी परत पर यूवी रेज जब पहुंच जाएंगी तो कोशिकाओं को बहुत क्षति पहुंचेगी। उसके कारण क्या हो जाएगा, जिससे त्वचा का क्या हो जाता है, रंग लाल हो जाता है। और अधिक जल जाने के कारण क्या हो जाएगा, त्वचा पर क्या हो जाते हैं, फफोले भी पड़ जाते हैं। ठीक है, सनबर्न से भी स्टूडेंट हमारी त्वचा पर क्या होते हैं, फफोले पड़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, बर्फ़ या रेत की सतहों में यूवी विकिरण के कारण सनबर्न का खतरा अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि बर्फ़ या रेत की सतहों में यूवी विकिरण के कारण किसका खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, खाली स्थान रहेगा का खतरा बढ़ जाता है। ऑप्शन में दे देगा सनबर्न, ठीक है, कोल्ड दे देगा, फिर आपको एक दे देगा केमिकल बर्न। ठीक है, तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे स्टूडेंट, तो सनबर्न पर। ठीक है, बर्फ़ या रेत की सतहों में यूवी विकिरण के कारण क्या होता है, हमें सनबर्न का खतरा जो है बढ़ जाता है स्टूडेंट। अगला देखिए हेडिंग, इसे मतलब सनबर्न के क्या क्या लक्षण होते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्या है लक्षण, तो लाल व गर्म त्वचा हो जाएगी। जब सनबर्न होगा तो क्या हो जाएगी, त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका दूसरा पॉइंट, प्रभावित हिस्से में काफ़ी कम या ज़्यादा दर्द हो सकता है। यानी सनबर्न होने पर क्या होगा, या तो कभी कभी क्या होगा, कम दर्द होगा और कभी कभी क्या हो जाएगा, ज़्यादा दर्द रहेगा। नेक्स्ट क्या है आपका स्टूडेंट, अधिक गंभीर मामलों में त्वचा में सूजन या फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है, सूजन या फफोले पड़ जाएंगे। अगर सनबर्न का जैसे मामला अगर गंभीर है तो त्वचा में क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारा फफोले यानी छाले भी पड़ सकते हैं। अब उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहले अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सनबर्न का शिकायत हो गया या वो व्यक्ति सनबर्न से घायल हो गया तो उसे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसे हम छायादार स्थान पर ले जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, स्पंज लेंगे, स्पंज से क्या करेंगे, हल्का हल्का उसको मतलब ठंडे पानी से उसको क्या करेंगे, नहलाएंगे या उसकी त्वचा को एक तरह से मान लीजिए ठंडे पानी से सेकाई करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, पानी भी ज़्यादा हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम मतलब अगर वो ज़्यादा गंभीर रूप से उसको सनबर्न की शिकायत आ गई है स्टूडेंट तो उस स्थिति में क्या करेंगे, पास के अस्पताल में उसको ले जाकर एडमिट कराएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमें मतलब लक्षण हो गया और क्या करना चाहिए ये पॉइंट हमने आपको बता दिया। और उनको अगर सनबर्न पेशेंट को भी अगर हम टच करते हैं तो उस टच करने के बाद यानी उसकी देखभाल करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को धुल लेना चाहिए। अब देखिए उपाय हम क्या करेंगे स्टूडेंट। तो पहला उपाय क्या है, अधिक धूप में बाहर जाने से बचे। यानी कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि तेज़ धूप के कांटेक्ट में हमें बाहर नहीं जाना। अगर हम बाहर जाते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरे बॉडी को कवर करने वाले कपड़े पहनने चाहिए। यानी जैसे फुल बाजू वाला हमें मतलब कुर्ता या सूट या कुर्ती पहनना चाहिए, जिससे क्या अल्ट्रावायलेट की जो किरणें हैं, यूवी रेज जो हैं, हमारी बॉडी के सीधे संपर्क में न आ पाए। वो क्या होगा, कपड़ा क्या होगा, वो हम मतलब उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, सनस्क्रीन का प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यूवी प्रोटेक्शन वाले धूप के चश्मे लगाएं। आँखों की सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे, यूवी प्रोटेक्शन यानी जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा कर सके वैसे चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, SPF 30 का प्रयोग 2-2 घंटे पर करना चाहिए। ठीक है, SPF 30 का प्रयोग क्या करना चाहिए, 2-2 घंटे पर करना चाहिए। SPF का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, तो SPF का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है आपका सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो होता है वो कहीं कहीं आपको
SPF 30 भी होता है और SPF 50 भी होता है स्टूडेंट। जितना अगर मान लीजिए सन प्रोटेक्शन फैक्टर जितना ज़्यादा अधिक होगा वो अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करेगा, उतना ही रोकने का कार्य करेगा। यानी एक तरह से मान लीजिए हमारी त्वचा का जो जलना है यानी सनबर्न की जो शिकायत है उसको क्या करेगा, ये SPF 30 या SPF 50 जो है वो क्या करेगा, वो हम कम करेगा स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन करिए स्टूडेंट। अभी आगे और कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आँख का सनबर्न। यानी आँख का सनबर्न क्या होता है, उसी का दूसरा नाम क्या है, वेल्डर अंधापन। आँख का सनबर्न या उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, वेल्डर अंधापन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सनबर्न ऑफ द आई एंड स्नो वेल्डर ब्लाइंडनेस। ठीक है स्टूडेंट। आइए देखिए, तो स्नो ब्लाइंडनेस या आँख के सनबर्न का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आँख के सनबर्न को दूसरे किस नाम से हम जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम फोटो केराइटाइटिस या अल्ट्रावायलेट केराइटाइटिस के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आँख के सनबर्न का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, तो फोटो केराइटाइटिस या अल्ट्रावायलेट केराइटाइटिस के नाम से हम जानते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसे आँख का जब सनबर्न होता है तो क्या होगा, जो आँख में क्या होगी, हमको जलन महसूस होगा। ठीक है, तो देखिए इसका लक्षण क्या है स्टूडेंट, तो पहला क्या है लक्षण, पीड़ित को प्रभावित आँख में तेज दर्द होगा। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति है अगर वो आँख के सनबर्न से है प्रभावित तो उसके आँख में क्या होगा, तेज दर्द होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, आँख का लाल हो जाना, यानी उसकी आंखें कैसी हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी। तीसरा क्या हो जाएगा, उसके आँख से पानी आना या आंसू आना। चौथा आपका क्या हो जाएगा, घायल व्यक्ति प्रकाश के प्रति क्या हो जाएगा, संवेदनशील हो सकता है। ठीक है, यानी संवेदनशील का मतलब क्या, कि वहाँ उससे प्रभावित होगा, वो अच्छे से देख नहीं पाएगा, बहुत प्रतिक्रिया करेगा तेज रोशनी के प्रति। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम प्राथमिक उपचार क्या करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए हताहत को आश्वस्त करें, यानी उनको हम आश्वासन दिलाते हैं ना कि नहीं आपको कुछ नहीं हुआ, ये हल्का सा है, आप सही हो जाएंगे। दूसरा क्या है स्टूडेंट, आँखों पर साफ पानी में भींगा आई पैड रखने के लिए कहें। अगर मौजूद स्थिति पर अगर आई पैड नहीं है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आंखें बंद करने को कहना चाहिए। ठीक है, अगर आई पैड आपके पास भींगा हुआ आई पैड नहीं है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, मतलब जो घायल व्यक्ति है उसको आंखें बंद करने को कहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, आँखों पर दबाव न डालने। ठीक है, मतलब ज़्यादा आँख पर क्या है, प्रेशर नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, यदि व्यक्ति कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है तो उसे बाहर निकालने के लिए नहीं कहना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति कॉन्टैक्ट लेंस वाला चश्मा पहनता है या कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है तो उसको क्या करना चाहिए, उस स्थिति में बाहर निकालने का मतलब क्या है कि अपने आँखों से हटाना नहीं चाहिए। यहाँ पर फिर अगला पॉइंट क्या है, अस्पताल पहुँचाना चाहिए और आँख में दवा न डालें। ठीक है, बिना मतलब चिकित्सक के, ठीक है, डॉक्टर के एडवाइस के से पहले क्या करना चाहिए, अगर आँख का सनबर्न हो गया है तो आँख में कोई दवा न डालें बिना डॉक्टर के एडवाइस के। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आँख का सनबर्न हो गया। अब अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, तापाघात, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट स्ट्रोक। तापाघात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हीट स्ट्रोक। तो ये क्या होता है, तो यह हाइपरथर्मिया का एक रूप है जिसमें शरीर का तापमान असामान्य रूप से ऊंचा हो जाता है, साथ ही तंत्रिका संबंधी लक्षण भी पैदा हो जाते हैं, जैसे बेहोशी आना और चक्कर आना। ठीक है, तापाघात क्या होता है, पहला क्वेश्चन आपका यही बन सकता है कि तापाघात जो है वो किसका रूप है, तो हम क्या बताएंगे, तो तापाघात है यानी हीट स्ट्रोक है, जो किसका रूप है स्टूडेंट, तो हाइपरथर्मिया का रूप है। इसमें क्या होता है, हीट स्ट्रोक में क्या होता है, जो हमारे बॉडी का तापमान है यानी साधारण
सामान्य तापमान क्या होता है स्टूडेंट? तो आप हम लोग जानते हैं ना कि बॉडी का साधारण तापमान क्या होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या डिग्री सेल्सियस में हम देखते हैं तो 37 सेल्सियस होता है स्टूडेंट। तो उसका क्या, और हमारे बॉडी का जो तापमान है उससे असामान्य रूप से ऊंचा हो जाना है, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट से क्या होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, हमें तापाघात यानी हीट स्ट्रोक हो जाएगा। यानी आपका कहने का यहाँ मतलब क्या है स्टूडेंट, कि 98.6 से वो बढ़ कर क्या हो जाए 106, 107, वही उस स्थिति को हम बुखार भी बोलते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होती हैं, आपकी तंत्रिका संबंधी लक्षण भी पैदा हो जाते हैं। जैसे उस व्यक्ति को क्या होने लगेगा, वो व्यक्ति को चक्कर आने लगेगा, और वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेहोश भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा आप देखिए, हीट स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, शरीर का हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म जो होता है वो फेल हो जाता है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हीट स्ट्रोक के दौरान शरीर में कौन सा मैकेनिज्म फेल हो जाता है, तो हम क्या बताएंगे, हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म जो है वो आपका काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट आपका है, शिशुओं तथा बुजुर्गों में हीट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा रहता है। आपका क्वेश्चन यहाँ ऐसे बन सकता है स्टूडेंट कि हीट स्ट्रोक यानी तापाघात का खतरा जो है किसको सबसे ज़्यादा रहेगा, तो आपके ऑप्शन में दे देगा कि मतलब किशोर को, ठीक है, किशोर को दे देगा, दूसरा दे देगा आपको प्रौढ़ व्यक्ति को, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको बुजुर्ग तथा शिशुओं को, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे, सी ऑप्शन पर जाएंगे कि जो आपका तापाघात होता है वो किस तापाघात का खतरा जो होता है किसको सबसे ज़्यादा होता है, तो शिशुओं और बुजुर्गों को जो होता है वो हीट स्ट्रोक की जो शिकायत होती है या खतरा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपका है कि हीट स्ट्रोक या तापाघात गर्मी की सबसे बड़ी समस्या है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछा जा सकता है कि जो हीट स्ट्रोक है या तापाघात है वो मतलब किस मौसम की सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट, तो आपके ऑप्शन में रहेगा गर्मी की, सर्दी की, ठीक है, बरसात की, और क्या दे देगा आपको, थर्ड ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो हीट स्ट्रोक है, हीट से हमको पता ही चल रहा है कि हीट मतलब क्या होता है, गर्म, तो ये क्या होती है, ये गर्मी की सबसे बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि तापाघात का मतलब क्या होता है। तापाघात किसका रूप है, तो हम क्या बताएंगे, हाइपोथर्मिया का दूसरा रूप है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर यानी 98.6 फ़ारेनहाइट है उससे ज़्यादा होना, उससे अधिक ऊंचा होना ही वो क्या होता है, आपका तापाघात की स्थिति में आता है स्टूडेंट, ठीक है। और ये इसका खतरा सबसे ज़्यादा किसको होता है, तो इसका खतरा जो होता है शिशुओं तथा बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा होता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। इसे आप लोग राइट डाउन करिए। अभी और कुछ है, कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि हीट स्ट्रोक क्या होता है यानी तापाघात क्या होता है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर सामान्य से अधिक होना ही क्या होता है, आपका तापाघात की स्थिति में आता है, या उसे ही हम क्या कहते हैं, तापाघात कहते हैं। और इसका खतरा सबसे ज़्यादा किसको होता है स्टूडेंट, इसका खतरा सबसे ज़्यादा किसको होता है, शिशुओं तथा बुजुर्गों को इसका खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसके लक्षण क्या है स्टूडेंट, आइए देखिए। इसमें क्या होगा, चक्कर आना और हल्का सर दर्द होता है। दूसरा है आपका शरीर का तापमान जो होता है 104 डिग्री या इससे अधिक होगा, तब हमें क्या होगा, आपका हीट स्ट्रोक होगा। नेक्स्ट है आपका ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना होता है। इसमें क्या होता है, आवश्यकता से अधिक पसीना आएगा तो वो कंडीशन किस में आएगी, आपकी तापाघात में आएगी। नेक्स्ट है आपका त्वचा गर्म, लाल और शुष्क हो जाती है, ठीक है। अगला है आपका मांसपेशियों में कमजोरी या ऐंठन का होना, ये भी किसके लक्षण है, आपके तापाघात के लक्षण। डिहाइड्रेशन के साथ मितली, चक्कर, सुस्ती, ये सब भी क्या होता है, आपका तापाघात के लक्षण है। नेक्स्ट है आपका दिल की धड़कन या सांस का तेज या कम होना, ये भी आपका क्या, हीट स्ट्रोक का लक्षण है। इसमें क्या हो जाएगा, जो दिल की जो हार्ट बीट होती है या तो बहुत ज़्यादा चलने लगेगी, सांस क्या होगा, तेज़ी से चलने लगेगा या फिर कम हो जाएगा। दौरे पड़ना हो जाता है,
ठीक है, थकान होना और बुखार और जोड़ों में दर्द रहता है, सब क्या हीट स्ट्रोक के लक्षण है स्टूडेंट। अब इसमें हम प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे, तो शिशुओं और छोटे बच्चों और बुजुर्गों के मामले में विशेष हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हीट स्ट्रोक इन्हीं लोगों को होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पीड़ित को छायादार क्षेत्र में ले जाएं और मोटे कपड़े पहनाएं। छायादार क्षेत्र में ले जाएंगे और मोटे कपड़े पहनाएंगे तो इससे क्या होगा, वो तापाघात की स्थिति नहीं आएगी स्टूडेंट। ठीक है, पीड़ित की जांच करती रहें कि उसको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये मतलब हमेशा एक प्राथमिक चिकित्सक को देखते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान हो तो व्यक्ति को कमरे में आराम करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, यानी 101 डिग्री अगर उसका बॉडी का टेम्परेचर है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आपको दूसरे कमरे में उसे आराम करने के लिए कहना चाहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका है, रुमाल भिगोकर हम पोंछते हैं ना, हीट जब हमें फीवर होता है तो हम क्या करते हैं, कपड़ा लेकर उसको भिगोकर गार कर क्या करते हैं, सर हाथ पैर पोंछते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो सके। नेक्स्ट है आपका, उस नारियल का पानी गर्मी के दिनों में सेवन करना चाहिए, यानी हीट स्ट्रोक से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, गर्मी के दिनों में नारियल का पानी का सेवन करना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, जैसे हीट स्ट्रोक यानी तापाघात होता क्यों है, तो आप देखते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उस समय क्या करना चाहिए, उस समय हमें अपने पास हमेशा पानी का बॉटल, जूस वगैरह ये सब लेकर जाना चाहिए। अगर हम बिना पानी यानी तरल पदार्थ का सेवन किए बिना अगर हम धूप में निकल जाते हैं तो वो भी स्थिति हमारी क्या होती है, आपकी तापाघात यानी हीट स्ट्रोक के अंतर्गत आती है। यानी ज़्यादा देर तक टेम्परेचर के एरिया में हम कार्य कर रहे हैं तो हम भी क्या हो सकते हैं, हम भी आपके तापाघात की स्थिति में आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए। अब अगला टॉपिक है आपका, इसी में शीत दंश या कोल्ड बर्न्स इसको बोलते हैं, जिसको हम फ्रॉस्ट बाइट्स या कोल्ड बर्न्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, तो देखिए शीत दंश या फ्रॉस्ट बाइट एक गंभीर स्थिति है जो अत्यधिक सर्दी लगने के बाद हाथ पैर की उंगलियों में होती है। इसमें उंगलियों की नसें जम या निष्क्रिय हो जाती हैं, जम जाती हैं या क्या हो जाएंगी, निष्क्रिय हो जाएंगी, यानी ब्रेन तक हमारी क्या होती है, सूचना नहीं पहुंच पाती। किस में, कोल्ड बर्न्स में। ठीक है, शीत बर्न्स में क्या हो जाएगा, शीत बर्न्स की स्थिति जो होती है वो गंभीर स्थिति होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हाथ और पैरों की जो उंगलियां होती हैं स्टूडेंट वो कार्य करना बंद कर देती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, ये मतलब फ्रॉस्ट बाइट को हम कितने स्टेप में बांटते हैं स्टूडेंट, तो फ्रॉस्ट बाइट जो होता है आपको ज़्यादातर जिनकी उंगलियां जो पतली होती हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम हैं इस समय, जैसे हम यहाँ पे बनारस में रहते हैं और अगर हमें हिल्स स्टेशन यानी ठंडे प्रदेश में अगर जाना पड़े तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारे बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और उस दौरान क्या होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन अगर हमारी फिंगर तक न पहुँच पाए तो वही क्या हो जाएगी, फिंगर तक ब्लड का सर्कुलेशन न पहुँचने की वजह से क्या हो जाएगा, आपको ये कोल्ड बर्न्स की शिकायत आ सकती है। और ये ज़्यादातर किन में देखने को मिलता है, जिनकी जो फिंगर्स जो होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, उनमें जो होता है ये कोल्ड बर्न्स ज़्यादा देखने को मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट कि फ्रॉस्ट बाइट जो है वो किस में देखी जाएगी, मोटे उंगली वाले व्यक्तियों में, पतले उंगली वाले व्यक्तियों में, या ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएं स्टूडेंट, जो फ्रॉस्ट बाइट्स जो होता है वो क्या होता है, जिनकी उंगलियां यानी जिनकी फिंगर पतली होती हैं उनको ज़्यादा होने का डर रहता है या उनमें पाया जाता है। जो कोल्ड बर्न्स के जो कितने चरण होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कोल्ड बर्न्स के 3 चरण होते हैं, यानी या यूँ कह सकते हैं कि 3 स्टेप्स ऑफ कोल्ड बर्न्स। तो वो कौन सा है, तो फर्स्ट फ्रॉस्ट बाइट, सेकेंड फ्रॉस्ट बाइट और थर्ड फ्रॉस्ट बाइट। ठीक है स्टूडेंट,
और ये अंतिम चरण क्या हो जाएगा, तो अंतिम चरण में जो उंगली का रंग कैसा हो जाता है, काला पड़ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन करिए। अभी इसमें मतलब कोल्ड बर्न्स होने पर क्या हम प्राथमिक उपचार करेंगे, इसे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, कोल्ड बर्न क्या होता है। तो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि हाथ तथा पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनका निष्क्रिय हो जाना ही क्या होता है, आपका कोल्ड बर्न कहलाता है। ये स्थिति जो होती है वो बहुत गंभीर होती है। जिसको भी अगर कोल्ड बर्न की शिकायत हो जाती है स्टूडेंट, तो उनकी उंगलियों को काटने तक की नौबत आ जाती है। यानी यूँ कह सकते हैं कि उनकी उंगलियों को काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है स्टूडेंट। तो आइए अब उसका हम लक्षण देखते हैं कि लक्षण क्या है। तो त्वचा कठोर हो जाती है या रंग परिवर्तन हो जाता है, यानी त्वचा जो है कठोर हो जाएगी और जो शरीर का जो रंग है वो परिवर्तित हो जाता है। उसमें क्या परिवर्तन आएगा, लाल, सफ़ेद या काला भूरा रंग जो है त्वचा का दिखने लगेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, त्वचा शून्य हो जाती है। शून्य का मतलब क्या कि एकदम बिल्कुल निष्क्रिय। मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी चुभाया जाएगा तो वो क्या होगा, हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा, यानी हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, एकदम शून्य हो जाना, यानी ब्लड सर्कुलेशन का एकदम रुक जाना, शून्य हो जाना। ठीक है, तीसरा क्या है, त्वचा के गल जाने के आसपास के क्षेत्र में दर्द होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हो गया आपका कोल्ड बर्न, यहाँ की त्वचा हट गई तो उसके जो आसपास के जो क्षेत्र होंगे वो क्या हो जाएंगे, उस क्षेत्र में हमें क्या होगा, दर्द का एहसास होगा। नेक्स्ट है आपका जोड़ मांसपेशियाँ कार्य नहीं करेंगी। ठीक है, जो ये जैसे जॉइंट्स जो हैं, ठीक है, ये क्या, ये सब ये यहाँ पर जुड़ रहा है ना, यहाँ की जो मसल्स होंगी वो क्या करेंगी, वो कार्य नहीं करेंगी और त्वचा पर क्या हो जाएगा, फफोला पड़ जाते हैं। ठीक है, ये सब किसके लक्षण है, आपके कोल्ड बर्न के लक्षण। अगला है आपका, उसमें क्या प्राथमिक उपचार क्या करेंगे। तो जब भी कोल्ड बर्न की स्थिति आए तो हताहत या घायल व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गर्म स्थान पर ले जाना चाहिए। दूसरा क्या है, रोगी को घर में के अंदर ले जाकर उसकी मालिश करनी चाहिए ताकि उसे कोल्ड बर्न से निजात मिल सके। तीसरा क्या है, जलन वाले क्षेत्र को रगड़े नहीं और छाले अगर पड़ गए हैं तो उसको भी क्या करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, यानी उसको टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रोगी को गर्म कंबल से ढकना चाहिए ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सके और उसका ब्लड सर्कुलेशन क्या हो, कंटिन्यू हो सके। नेक्स्ट है आपका, फ्रॉस्ट बाइट वाले हिस्से को गुनगुने पानी से 30 मिनट तक रखना चाहिए। यूँ कह सकते हैं कि 30 मिनट तक गुनगुने पानी में रखकर उसकी धुलाई या सिकाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, फिर से जमने को रोकने के लिए साफ पट्टियों को गर्म क्षेत्रों पर ढीला लपेटे। ठीक है, यानी हम जाहिर सी बात है कि अगर हम कोल्ड प्लेस पे हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर कोई पट्टी हमने बांधी है तो दोबारा क्या हो सकता है, वो फिर से जम सकता है ना, क्योंकि वहाँ का क्या है, टेम्परेचर जो है बहुत आपका लो है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पट्टी पर फिर जमेगी। तो उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, जो गर्म क्षेत्र है वहाँ पर क्या करेंगे, हम ढीला उसको लपेटेंगे। नेक्स्ट है, इस आसपास अलाव जला कर रखें। यानी जैसे हम लोग ठंडी में क्या करते हैं, आग जलाते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं गांव घर में, आपको तापना बोलते हैं ना, आग जलाकर उसको क्या कहते हैं, तापना। अगला आप आइए स्टूडेंट हम देखते हैं, अगला क्या पढ़ना है आपको, हाइपोथर्मिया। अभी हमने क्या बताया आपको, हाइपरथर्मिया बताया स्टूडेंट, जिसमें क्या था, जिसमें बॉडी का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था। ठीक है, माने बहुत ज़्यादा अधिक था। और ये क्या है आपका हाइपोथर्मिया। हाइपो का मतलब ही होता है स्टूडेंट कम, और हाइपर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हाइपर का मतलब क्या होता है, अधिक। जैसे कोई गुस्सा करता तो हम क्या करते कि ज़्यादा हाइपर मत बनिए, बोलते हैं ना। तो हाइपर का मतलब क्या हुआ, अधिक, और हाइपो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कम। तो देखिए स्टूडेंट, जब ठंड के कारण शरीर अपनी गर्मी ज़्यादा तेज़ी से खोने लगती है तो शरीर का तापमान नीचे गिरने लगता है। यह स्थिति क्या कहलाती है, अल्प तापावस्था, या उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कोल्ड बर्न को क्या बोल रहे थे स्टूडेंट,
हाइपरथर्मिया बोल रहे थे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोथर्मिया। जहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे शरीर का तापमान जो है गिर रहा है, यानी 37 सेंटीग्रेड से क्या हो रहा है, वो नीचे आ रहा है। वो स्थिति क्या कहलाती है, हमारी हाइपोथर्मिया कहलाती है। इसमें क्या है, इसमें देखिए आपका तापमान जो होगा 35 डिग्री से कम हो सकता है, 35 या मतलब 37, ठीक है, डिग्री से क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और दिल की जो धड़कन की जो गति होती है वो क्या हो जाएगी, यानी हार्ट बीट क्या हो जाएगा, हमारा कम हो सकता है। फिर है आपका तंत्रिका तंत्र और हृदय और अन्य अंग जो होते हैं वो ठीक से कार्य नहीं करेंगे। और अगर हम इसको नज़रअंदाज किए, यानी इसमें लापरवाही अगर बरते, अगर तुरंत हमने इसको हाइपोथर्मिया का अगर इलाज नहीं कराया, हमारा हार्ट तथा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र जो होता है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूले स्टूडेंट। और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए ताकि उन्हें भी हो रही को करिकुलर में समस्या का सामना न करना पड़े और वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके स्टूडेंट। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ये आप लोगों का आज मेरे द्वारा यानी एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का 12 चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। आगे अब इससे MCQ आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।